हेलो विद्यार्थी, बीडीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। आपका पाठ नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चल रहा है, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझाया कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और साथ ही साथ आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में बताया। आज मैं विस्थापन अभिक्रिया का जो क्रियाकलाप है, आपके सिलेबस में जो क्रियाकलाप दे रखा है 1.9, कौन सा 1.9, उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए प्रिय छात्राओं, ध्यान से देखना। कल मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझाया था और बताया था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है या विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा ध्यान देना, सुनना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कैसे को, कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है, उसको विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसको मैंने उदाहरण के द्वारा आपको समझाया, 1-2 मैंने इसके उदाहरण दिए थे। तो देखना, आज क्रियाकलाप आपका जो 1.9 है उसको मैं समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना, समझना। तो देखिए क्रियाकलाप क्या है कि 3 लोहे की कील लेते हैं। समझना भाई कि कितनी लोहे की कितनी कील लेते हैं, 3 लोहे की क्या लेते हैं, हम कील लेते हैं। समझना, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, 3 लोहे की क्या लेते हैं, कील। 3 लोहे की क्या लेते हैं, कील लेते हैं। आई बात समझ में। इस तरह हमने लोहे की कितनी कील ली, 3 कील ली। इस तरह हम लोहे की कितनी कील ले लेते हैं, 3। और इन लोहे की जो कील हैं, समझना मेरी बात को, ये जो लोहे की कील हैं इनको रैगमाल से क्या करते हैं, साफ करते हैं। किससे साफ करते हैं, रैगमाल से। 3 लोहे की क्या ली हमने, कील ली। लोहा आयरन, जिसका प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। क्या होता है, Fe। और इस आयरन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 26। कितना होता है, 26। तो सर्वप्रथम हमने क्या ली, 3 लोहे की कील ली और इनको रैगमाल से क्या किया, साफ किया। रैगमाल से क्या किया, रगड़कर साफ किया, ताकि लोहे की कीलों में जो कुछ अशुद्धियां हैं या जो कुछ अशुद्धियां लगी हुई हैं वो क्या हो जाएं, साफ हो जाएं। क्या हो जाएं, साफ हो जाएं। इसके बाद समझना, इसके बाद 2 परख नली, कितनी परख नली, 2 परख नली। एक परख नली लेते हैं हम ए। समझना मेरी बात को, 2 परख नली लेते हैं। एक परख नली कौन सी हो गई, ए, और दूसरी परख नली उसका क्या नामकरण कर दिया हमने, बी। क्या कर दिया, बी। यानी 2 परख नली लेते हैं, परख नली ए और परख नली बी। परख नली ए और परख नली बी। और प्रत्येक परख नली में, किसमें, प्रत्येक परख नली में 10-10 ml कॉपर सल्फेट का क्या लेते हैं, विलयन लेते हैं। किसका, कॉपर सल्फेट का क्या लेते हैं, विलयन लेते हैं। किसका विलयन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का। किसका, कॉपर सल्फेट का क्या लेते हैं, विलयन लेते हैं। आई बात समझ में, कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है ना, CuSO4। समझना, दोबारा से ध्यान दीजिए कि सर्वप्रथम हमने क्या ली, 3 लोहे की क्या ली, कील ली, और उनको रैगमाल से क्या किया, हमने साफ किया। इसके बाद हम क्या लेते हैं, 2 परख नली लेते हैं, और प्रत्येक परख नली में, किसमें, प्रत्येक परख नली में क्या, 10-10 ml, कितने ml, 10-10 ml क्या लेते हैं हम, कॉपर सल्फेट का क्या लेते हैं, विलयन लेते हैं। और कॉपर सल्फेट जो होता है ना, कॉपर सल्फेट वो नीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, नीले रंग का। आई बात समझ में। इसके बाद क्या करते हैं कि 2 लोहे की कीलों को, किसको, 2 लोहे की कीलों को सावधानी पूर्वक 2 लोहे की कीलों को यानी धागे से क्या करते हैं, बांधते हैं। 2 लोहे की कीलों को क्या करते हैं, धागे से बांधते हैं और उन्हें सावधानी पूर्वक, कैसे उन्हें,
और उन्हें सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, यानी परख नली बी में क्या करते हैं, 20 मिनट के लिए लटका देते हैं। समझना, 2 परख नलियों को क्या किया हमने, धागे से बांधा और 20 मिनट के लिए इस तरह 2 परख नली ली हमने और इन परख नलियों किससे, धागे से बांधकर, किसके, धागे से इस तरह बांधकर, यानी धागा है और धागे से बांधकर और 20 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए किसमें, परख नली बी में क्या कर दिया, लटका दिया। परख नली बी में क्या कर दिया, लटका दिया। ध्यान से समझना, कितनी परख नली ली थी हमने, 2, परख नली ए और परख नली बी, और प्रत्येक परख नली में हमने 10-10 ml क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का क्या लिया था, विलयन लिया था। कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है कैसे रंग का होता है, नीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, नीले रंग का। और ध्यान देना, 2 हमने क्या ली, लोहे की क्या ली, कील ली, उनको क्या किया, धागे से क्या किया, बांधा और सावधानी पूर्वक दोनों लोहे की कील जिनको हमने धागे से बांधा था उनको परख नली में, किसमें, परख नली बी में 20 मिनट के लिए क्या कर देते हैं, कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए लटका देते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद जब 20 मिनट बाद जब लोहे की कीलों को हम क्या लाते हैं, बाहर निकालते हैं। 20 मिनट के बाद जब लोहे की कीलों को हम क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो हम लोहे की जो 2 कील हैं, उन लोहे की कील 2 कीलों की जो शेष 1 कील है उससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं और परख नली बी के विलयन का परख नली ए के विलयन से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। समझना कि 20 मिनट, कितना, 20 मिनट, यानी 2 कीलों को जब हम परख नली बी में लटका देते हैं और 20 मिनट के बाद जब उनको निकालते हैं तो दोनों जो कील हैं उनकी शेष कील जो 1 बची है उससे क्या करते हैं, उसकी तुलना करते हैं और परख नली बी के विलयन का, किसका, परख नली बी के विलयन का और परख नली ए के विलयन से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं भाई, तुलना करते हैं। तो हम क्या पाते हैं, समझना, हम पाते हैं, ध्यान दे के समझना कि नली बी जो है या परख नली बी है उसके कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो कैसा हो जाता है, फीका हो जाता है। समझना कि परख नली बी में, ध्यान से समझना, परख नली बी में, किसमें, परख नली बी में, किसमें, परख नली बी में, परख नली बी में या परख नली बी के कॉपर सल्फेट का, परख नली बी के कॉपर सल्फेट का, किसका भाई, कॉपर सल्फेट का नीला रंग, कैसा रंग था पहले, नीला रंग। मैंने बताया कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला। तो परख नली बी के कॉपर सल्फेट का नीला रंग, कैसा, नीला रंग कैसा हो जाता है, फीका हो जाता है या मलिन हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला रंग कैसा हो जाता है, फीका हो जाता है, फीका हो जाता है। क्या हो जाता है, फीका हो जाता है या क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। ध्यान देना, कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। गौर फरमाना, समझना प्रिय छात्राओं कि जब 20 मिनट के बाद, ये 20 मिनट के बाद की प्रक्रिया है कि 20 मिनट के बाद जब हम परख नली बी में से लोहे की कीलों को बाहर निकाल लेते हैं तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि परख नली बी जो है उसके कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है वो कैसा हो जाता है, फीका हो जाता है। कैसा हो जाता है, फीका हो जाता है या कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। आई बात में। और जो लोहे की जो कील है यानी उसके अंदर जो डूबी हुई कील थी वो कैसे रंग में, वो उसमें जो डूबी हुई जो लोहे की कील थी ना वो भूरे रंग में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। कैसे रंग में, भूरे रंग में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस बात को लिख देता हूं मैं आपको कि उसमें डूबी हुई, ध्यान देना, उसमें डूबी हुई, कैसी डूबी हुई, उसमें डूबी हुई, ध्यान देना, उसमें डूबी हुई
या उसमें डूबी लोहे की कील, शॉर्ट में सीधा लिख लो, उसमें डूबी लोहे की कील, उसमें डूबी लोहे की कील, जो कील थी उसमें डूबी लोहे की कीलों का रंग, लोहे की कीलों का रंग किसमें? भूरे रंग में। कैसे रंग में? भूरे रंग में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। समझना, ध्यान देना विद्यार्थियों, प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत अच्छा आपका टॉपिक चल रहा है। विस्थापन अपक्रिया की परिभाषा तो मैंने कल आपको समझा दी थी। आज मैं इसका एक क्रियाकलाप आपको बता रहा हूं कि भाई परगनली बी के जो कॉपर सल्फेट का जो रंग है, उस प्रयोग में मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूं कि क्या निष्कर्ष पर पहुंचे हम, क्या निष्कर्ष पर पहुंचे हम। तो ध्यान देना, समझना कि परगनली बी के कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो कैसा हो जाता है? फीका हो जाता है, या क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। कैसा हो जाता है? मलिन हो जाता है। और उसमें डूबी जो लोहे की कीलों का रंग कैसा होता है? भूरे रंग में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। यह प्रेक्षण हमें क्या हुए? प्राप्त हुए। समझना, क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए हमें? ये निम्नलिखित दो प्रेक्षण प्राप्त हुए। समझना, शुरुआत में क्या किया था हमने? अरे भाई, लोहे की कितनी कील ली थी? 3 कील ली थी, और उनको हमने रैगमाल से क्या किया? साफ किया। उसके बाद हमने क्या ली? 2 परगनली ली, परगनली ए और परगनली बी। परगनली ए में हमने क्या किया? 10 ml कॉपर सल्फेट का क्या ले लिया? विलयन। कॉपर सल्फेट कैसे रंग का होता है? नीले रंग का। और परगनली बी में भी हमने क्या लिया? 10 ml क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट का विलयन। ये भी कैसा होता है? नीले रंग का। अब हमने क्या किया? ध्यान देना, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। उसके बाद हमने क्या किया? जो 3 लोहे की कील थी उनमें से 2 लोहे की कील ली और उनको धागे से क्या किया? बांधा। और परगनली बी में, किसमें? परगनली बी में, ध्यान देना, परगनली बी में कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए धागे से क्या कर दिया? लटका दिया। और 20 मिनट बाद जब हम क्या करते हैं? परगनली बी से, किससे? परगनली बी से उन लोहे की कीलों को हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो हम यानी परगनली बी के विलयन का परगनली ए के विलयन से और निकाली गई लोहे की कीलों का और शेष लोहे की कील से जब हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं? कि परगनली बी के कॉपर सल्फेट का नीला रंग कैसा हो जाता है? फीका हो जाता है, मलिन हो जाता है। और उसमें डूबी लोहे की कीलों का रंग कैसा होता है? भूरे रंग में। उसमें डूबी लोहे की कीलों का रंग भूरे रंग में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। कैसे रंग में? भूरे रंग में। कैसे रंग में प्रिय छात्र छात्राओं? भूरे रंग में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। आई बात समझ में? तो समझना, ध्यान देना कि भाई परगनली जो बी है, परगनली बी है, उसके में जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग मलिन क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? और उसमें डूबी लोहे की कीलों का रंग भूरा क्यों हो जाता है? इसका मैं आपको अब उत्तर देने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना और अपनी जो रफ कॉपी है उसमें ध्यान से इसको क्या करना? नोट करना। तो सुनिए, इसकी मैंने एक अपक्रिया लिखाई थी भाई। हमने 2 लोहे की कील ली थी। लोहे की कील क्या होती हैं? आयरन होती हैं। क्या प्रतीक होता है इनका? Fe। आयरन का प्रतीक क्या होता है? Fe। और परगनली के में क्या लिया था हमने? कॉपर सल्फेट। ये परस्पर क्या हो गए? अभिकारक। क्या हो गए? अभिकारक। और जब ये क्रिया करते हैं तो मैंने बताया था कि भाई Fe जो है, Fe आयरन, ये अधिक क्रियाशील है। कैसा क्रियाशील है? अधिक क्रियाशील तत्व है, जो कॉपर सल्फेट में से कम क्रियाशील तत्व, यहाँ पर कम क्रियाशील तत्व कौन है? Cu है। कौन है? Cu, कॉपर। उसको उसके स्थान से क्या कर देता है? हटा देता है। और क्या बना देता है? FeSO4 प्लस Cu। ध्यान देना, ये जो लोहे की कील है, Fe लोहे की कील हो गई, आयरन हो गया, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। प्रतीक क्या हो गया? Fe। और ये हो गया कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? नीले रंग का। आ रही है बात समझ में? तो देखना, समझना
कि मैंने आपको कल बताया था विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है। क्या कर देता है, हटा देता है। तो गौर देना, समझना, नोट करना मेरी बात को कि जो आयरन है ये कैसा है, सक्रियता श्रेणी के द्वारा अधिक क्रियाशील है। कैसा है, अधिक क्रियाशील है। ध्यान देना, कैसा है, अधिक क्रियाशील है। जो क्या करता है, क्या करता है, कॉपर सल्फेट को में से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और क्या बना देता है, आयरन सल्फेट बना देता है। क्या बना देता है, आयरन सल्फेट प्लस क्या बना देता है, कॉपर। आयरन सल्फेट और प्लस क्या बना देता है, आयरन सल्फेट और प्लस क्या बना देता है, कॉपर। मैंने बताया था अगर एक से अधिक क्रियाशील हों तो एक से अधिक क्या हो, क्रियाकारक हों, ठीक है ना, या एक से अधिक अभिकारक हों या अभिकर्मक हों तो उनके मध्य में क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार अगर एक से अधिक क्रियाफल या उत्पाद हैं तो उनके मध्य में भी किसका, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। क्लियर। अब बात चल रही थी, हमारा प्रेक्षण निकला था भाई परखनली बी के कॉपर सल्फेट का रंग नीला रंग फीका हो जाता है, यानी परखनली बी के कॉपर सल्फेट का नीला रंग फीका हो जाता है, मलिन हो जाता है। क्यों होता है, तो उसका सीधा सा उत्तर है आयरन सल्फेट बन जाने के कारण। क्या बन जाने के कारण, आयरन सल्फेट बन जाने के कारण। क्योंकि यहाँ पर परखनली बी में क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। क्या बन गया, आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट बन जाने के कारण, क्या बन जाने के कारण, आयरन सल्फेट। ये आयरन सल्फेट बना है कि नहीं बना है, बना है। तो ध्यान देना, आयरन सल्फेट बन जाने के कारण, आयरन सल्फेट बन जाने के कारण, बन जाने के कारण क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग कैसा हो जाता है, फीका हो जाता है, मलिन हो जाता है। आई बात समझ में। और उसमें डूबी जो लोहे की कीलों का रंग भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। मैंने लिखा है उसमें डूबी लोहे की कीलों का रंग भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो उसमें जो डूबी हुई लोहे की कील हैं उनका रंग भूरा क्यों हो जाता है, तो वो हो जाता है कॉपर के अवक्षेपण के कारण। किसके कारण, कॉपर के अवक्षेपण के कारण। तो लोहे की कीलों का रंग कॉपर के अवक्षेपण के कारण कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। आई बात समझ में। किसकी वजह से, कॉपर के अवक्षेपण के कारण, कॉपर के अवक्षेपण के कारण, ठीक है ना, अवक्षेपण के कारण। कारण लोहे की कीलों का रंग, लोहे की कीलों का रंग, लोहे की कीलों का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो मैंने आपके दोनों जो प्रेक्षण प्राप्त हो रहे थे उनका मैंने आपको उत्तर दे दिया। क्या दे दिया, उत्तर दे दिया। आई बात समझ में। आगे भी ये भी पूछ लेता है कि भाई ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया ही तो है। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया ही तो है। तो समझना, गौर देना प्रिय छात्राओं, दोबारा से प्रयोग पर कि हमने सबसे पहले क्या ली, लोहे की कितनी कील ली, 3 कील ली और इनको रेगमाल से क्या किया, हमने साफ किया। किससे साफ किया था, रेगमाल से, ठीक है ना। रेगमाल से क्यों साफ करते हैं वो पूछ सकता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए भाई लोहे की जो कील है उन पर कोई अशुद्धि हो, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इनको रेगमाल से क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। इसके बाद हमने क्या किया, 2 परखनली ली, परखनली ए और परखनली बी, परखनली ए और परखनली बी। परखनली ए में भी हमने क्या किया, 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लिया और परखनली बी में भी हमने 10 ml कॉपर सल्फेट का क्या लिया, क्या लिया, विलयन लिया। और आप जानते हैं कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है कैसे रंग का होता है, नीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है प्रिय छात्राओं, नीले रंग का होता है। क्लियर। और हमने उसके बाद क्या किया कि 2 लोहे की कीलों को एक धागे से बांधा और धागे से बांधने के बाद उन लोहे की कीलों को हमने परखनली बी में यानी क्या कर दिया, डुबो दिया और 20 मिनट तक उनको परखनली बी में डुबो कर रखा। किसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में।
अब 20 मिनट बाद जब उनको बाहर निकालते हैं तो और हम लोहे की कीलों की शेष लोहे की कील से जब तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जो लोहे की कील परखनली बी के अंदर डूबी हुई थी उनका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। और परख नली बी के अंदर जो कॉपर सल्फेट भरा हुआ था, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ था, उसका रंग थोड़ा सा फीका या मलिन हो जाता है। कैसा हो जाता है, फीका या मलिन हो जाता है। तो वही बात मैंने लिखी है, मलिन हो जाता है। किसकी तुलना में, परख नली ए के विलयन की तुलना में। क्योंकि परख नली ए में तो क्या है, केवल कॉपर सल्फेट का विलयन ही तो है, लेकिन परख नली बी में तो हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में और क्या किया था, 2 लोहे की कीलों को 20 मिनट तक क्या किया था, डुबोकर रखा था। आई बात समझ में, डुबोकर रखा था। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? आगे चलिए। आगे फिर मैंने प्रेक्षण में बताया है कि भाई परख नली बी के कॉपर सल्फेट का नीला रंग फीका हो जाता है, मलिन हो जाता है, क्यों, प्रश्न बनता है। और दूसरा है उसमें डूबी हुई लोहे की कीलों का रंग भूरे रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, क्यों। तो मैंने दोनों का उत्तर दिया है कि भाई जब लोहे की जो कील है, Fe लोहा है, आयरन है, जब ये कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो क्रिया करने के बाद ये क्या बनाता है, आयरन सल्फेट। क्या बनाता है, आयरन सल्फेट। और क्या बना देता है, कॉपर। क्या बना देता है, कॉपर। क्लियर। और आयरन सल्फेट बन जाने के कारण, आयरन सल्फेट बन जाने के कारण क्या होता है, जो परख नली बी है उसमें जो कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है उसका नीला रंग कैसा हो जाता है, फीका मलिन हो जाता है। और लोहे की जो कीलें हैं उनका रंग भूरा क्यों हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि कॉपर के अवक्षेपण के कारण। कॉपर यहाँ से अवक्षेपण हुआ है कि नहीं हुआ, कॉपर के अवक्षेपण के कारण कॉपर यहाँ से निकला है, क्योंकि ये विस्थापन अवक्रिया उदाहरण है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर रहा है, यानी निष्कासित कर रहा है, उसके स्थान से क्या कर रहा है, हटा रहा है। और इसी अवक्रिया को हम विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। कल मैंने विस्थापन अवक्रिया की परिभाषा बताई थी, तो उसमें आपको यही बताई थी कि भाई ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है, उसे हम विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। आई बात समझे। तो यहाँ पर आयरन अधिक क्रियाशील है जब सक्रियता श्रेणी में हम देखते हैं, और कॉपर कैसा है, कम क्रियाशील है। तो आयरन कॉपर को, यानी कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को क्या कर देता है, हटा देता है। और जब हटा देगा तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट की वजह से ही कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका रंग कैसा हो जाता है, फीका या मलिन हो जाता है, नीले से कैसा हो जाता है, फीका हो जाता है। और कॉपर के अवक्षेपण के कारण लोहे की कीलों का रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। आई बात समझ। और एक प्रश्न आ जाता है, भाई ये किस प्रकार की अवक्रिया है, तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए विस्थापन अवक्रिया है। किस प्रकार की अवक्रिया है, विस्थापन अवक्रिया है। आई बात समझ में, क्योंकि मैंने आपको बताया था विस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं, तो तुम्हारा उत्तर था कि भाई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है, तो उसे हम विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था भाई विस्थापन अवक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है एकल विस्थापन और नंबर दूसरी होती है द्वितीय विस्थापन। एकल विस्थापन क्या होती है कि भाई ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें केवल क्या होता है, यानी जिसमें केवल एक तत्व का या एक तत्व जो है ना, एक केवल एक तत्व का क्या होता है, स्थान परिवर्तित होता है। या जो यौगिक है, यौगिक में से केवल एक तत्व का, जैसे यहाँ देखो भाई ये यौगिक है CuSO4 क्या है, यौगिक है, तो उसमें से केवल एक तत्व का, किसका, कॉपर का स्थान किसने लिया है, Fe ने लिया है, तो केवल एक तत्व का स्थान परिवर्तित होता है। ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें केवल एक तत्व का स्थान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे हम एकल विस्थापन के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट जो आपकी इसमें टॉपिक है अगला, वो है द्वितीय विस्थापन अवक्रिया। कौन सी अवक्रिया है भाई अपने सिलेबस में, द्वितीय विस्थापन अवक्रिया। ध्यान देना, एकल विस्थापन में केवल एक तत्व का क्या होता है, स्थान क्या होता है, परिवर्तित होता है। केवल एक तत्व का स्थान क्या होता है, चेंज होता है। आई बात समझ में।
ज़्यादा गौर देने की आवश्यकता होती है। रासायनिक अपक्रियाओं में बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी बना दिया है मैंने आपको, बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ध्यान से प्रिय छात्राओं, इनको अपनी रफ कॉपी में नोट करना और प्रतिदिन इनको याद किया करो। जो हम पढ़ा रहे हैं प्रतिदिन इसको याद किया करो, क्योंकि जितना आप अध्ययन करेंगे घर पर, जितना आप स्वाध्याय करेंगे, उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि कोई भी लक्ष्य हो वो कठिन परिश्रम से प्राप्त किया जाता है। सफलता बस यूं ही नहीं मिलती, सफलता बस यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए हमें कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और जो विद्यार्थी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमको देख रहे हैं या हमको सुन रहे हैं या हमारे द्वारा जो ज्ञान है उसको दे रहे हैं, हम जो ज्ञान दे रहे हैं उसको भी पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, वो ज़रूर अधिक से अधिक सफल होंगे, ऐसा हमारा मानना है। क्यों? क्योंकि आप अधिक परिश्रम कर रहे हैं। अधिक परिश्रम कीजिए, और अधिक परिश्रम करते हैं क्योंकि आप जानते हैं परिश्रम से ही क्या मिलती है? सफलता मिलती है। तो देखिए, चलते हैं अगली अपक्रिया है द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है भाई? द्विविस्थापन अपक्रिया। तो समझना, द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं कि भाई ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ध्यान देना भाई, द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा आपकी, और याद करना, क्योंकि आपके बोर्ड में कई बार इस तरह का प्रश्न आया है कि भाई द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के मूलकों में परस्पर, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के मूलकों में परस्पर आयनों की क्या हो जाती है? अदला बदली हो जाती है, या आयनों का क्या हो जाता है? विनिमय हो जाता है, आयनों का क्या हो जाता है? आदान प्रदान हो जाता है, उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसे में कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए, मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, अपनी रफ कॉपी में नोट करना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, गौर देना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से अच्छी तरह से नोट करना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान देना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, जिसमें अभिकारकों के बीच, जानते हैं अभिकारक? अभिकारक कहते हैं अरे वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया को क्या कराते हैं? प्रारंभ कराते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच, ठीक है ना, या मध्य लिख लेना, एक ही बात होता है, अभिकारकों के बीच, ठीक है ना, क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। आ रही बात समझ में? आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, गौर देना, समझना, ठीक है ना, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, समझना, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, तो देखिए दो परिभाषाएं बन जाती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक परिभाषा में बता रहा था भाई, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या हो जाता है? आदान प्रदान हो जाता है, आदान प्रदान होता है या हो जाता है, एक ही बात है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या मूलकों का आदान प्रदान हो जाता है,
अब आयन क्या होते हैं समझना। आयन दो प्रकार के होते हैं केमिस्ट्री में, या दो प्रकार के मूलक होते हैं, धनायन और ऋणायन। यानी जो किसी को इलेक्ट्रॉन दान देते हैं या जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं त्यागते हैं, उन पर कौन सा आवेश आता है प्लस, यानी उनकी संयोजकता किस में होती है प्लस में। और जो किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं किसी से ग्रहण करते हैं, उनकी संयोजकता किस में होती है माइनस में। किस में होती है माइनस में। और माइनस जिनकी संयोजकता होती है उनको क्या बोलते हैं हम ऋण मूलक। क्या बोलते हैं उनको ऋण मूलक। और जिनकी संयोजकता किस में होती है प्लस में होती है। किस में होती है प्लस में। जिन पर धनावेश होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम धन मूलक। और यही होते हैं आयन, यानी धन मूलक और ऋण मूलक, यानी धनावेश और ऋणावेश। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम है, सोडियम की संयोजकता किस में होती है प्लस में। किस में प्लस में। किस में होती है +1 होती है। तो सोडियम जो है ये कैसा है धन मूलक है। कैसा है धन मूलक। जैसे उदाहरण के लिए बात करूं मैं क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, तो इसकी संयोजकता किस में होती है माइनस में होती है, -1 होती है। ठीक है ना। तो ये क्या है ऋण मूलक है। क्या है ऋण मूलक। तो ध्यान देना समझना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आयन, यानी कमेंट्स करते हैं पीछे वो आयन। तो आयन का मतलब है धनावेश और ऋणावेश। आयन का मतलब क्या है धनावेश और ऋणावेश। और केमिस्ट्री के अंदर रसायन शास्त्र के अंदर, ठीक है ना, धनायन का या आयन जो होते हैं इनका शाब्दिक अर्थ है धनायन यानी धनमूलक, और ऋणायन यानी कि ऋण मूलक। जिनकी संयोजकता प्लस में होती है वो धनमूलक या धन आवेश यानी धनायन। और जिनकी संयोजकता कैसी होती है माइनस में होती है। माइनस में कब होती है जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, तब होती है माइनस। यानी किसी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं ले रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं, तब उनकी संयोजकता किस में होती है माइनस में। तो माइनस वाले जो होते हैं उनको ऋणायन कह देते हैं, या ऋण मूलक के नाम से भी जानते हैं, या ऋणावेश के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो ये हो गया। और मैंने परिभाषा में बोला है कि भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मूलकों के बीच, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मूलकों के बीच आयनों की क्या हो जाती है परस्पर अदला बदली हो जाती है। आयनों की अदला बदली हो जाती है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और आपकी बुक में इसका एक क्रियाकलाप दे रखा है, ध्यान से समझना कि भाई एक परख नली में, किसमें एक परख नली में क्या लेते हैं हम, यानी एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट, यानी एक परख नली ले ली भाई। देखिए परख नली इस तरह होती है कांच की। ये हमने क्या ली भाई परख नली, क्या ली है हमने परख नली ली। और परख नली में किसमें भाई परख नली में, और हमने कितना 3 ml, कितना 3 ml क्या ले लिया सोडियम सल्फेट का, क्या ले लिया विलयन ले लिया। किसका विलयन सोडियम सल्फेट का क्या ले लिया विलयन ले लिया। आ रही बात समझ में। अरे ध्यान से समझना, नोट करना कि भाई एक परख नली में और हमने क्या लिया 3 ml, कितना ml 3 ml सोडियम सल्फेट, किसका सोडियम सल्फेट का विलयन ले लिया। विलयन जानते हैं विलय प्लस विलायक बराबर विलयन, यानी कि सॉल्यूशन विलय प्लस विलायक, और क्या बना देते हैं विलयन बना देते हैं। तो 3 ml क्या लिया सोडियम सल्फेट का, क्या लिया हमने विलयन लिया। किसका सोडियम सल्फेट का क्या लिया विलयन लिया। क्लियर। सोडियम सल्फेट जो होता है ना, इसका जो अणु सूत्र होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट Na2SO4। क्लियर। अब चलिए आगे। इसी परख नली के अंदर, यानी इसी एक अन्य परख नली के अंदर, ध्यान देना एक परख नली के अंदर, माना एक परख नली ए ली हमने, ऐसे समझ लो एक परख नली क्या ली ए,
और ए परख नली में हमने क्या लिया 3 ml सोडियम सल्फेट का क्या ले लिया विलयन। और एक परख नली कौन सी ली हमने, परख नली बी ली, क्या ली भाई बी। और परख नली बी के अंदर भी हमने कितना 3 ml, कितना भाई 3 ml क्या लिया बेरियम क्लोराइड लिया। किसका विलयन लिया, बेरियम क्लोराइड, कितना 3 ml बेरियम क्लोराइड। और बेरियम क्लोराइड का जो अणु सूत्र होता है ना वो होता है BaCl2। क्या होता है भाई BaCl2, ठीक है ना, क्या होता है BaCl2, ठीक है ना। और दोनों परख नलियों के विलयन को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। दोनों परख नलियों के विलयन को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है ना, क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। आ रही है बात समझ, दोनों परख नलियों के विलयन क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिला दिया यानी समझना कि हमने कितनी परख नली ली हैं, 2, परख नली ए और परख नली बी। और परख नली ए में क्या लिया है हमने, परख नली ए में लिया है हमने 3 ml सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4। परख नली बी में भी क्या लिया है हमने 3 ml बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2। दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। क्या कर दिया, मिला दिया। और जब मिलाते हैं तो हम देखते हैं क्रियाफल के रूप में क्या होते हैं, यानी क्रियाफल या उत्पाद के रूप में हमें 2 प्रकार के यौगिक क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। लेकिन उनमें से जो एक यौगिक होता है वो कैसा होता है, श्वेत रंग का प्राप्त होता है। कैसे रंग का, श्वेत रंग का। और श्वेत रंग का जो हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, श्वेत रंग का हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है ना वो कैसा होता है, जल में कैसा होता है, अविलेय। और जो जल में कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। समझिए, अब क्रिया को मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ऐसे समझ में आएगी आपके कि भाई हमने परख नली ए में क्या लिया, Na2SO4 ले लिया। परख नली बी में क्या लिया, BaCl2 ले लिया। दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। तो मैंने यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया, दोनों क्या कर दिया, मिला दिया। तो देखिए अभिक्रिया के बाद, किसके बाद, अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है, अभिक्रिया के बाद बन रहा है BaSO4 प्लस क्या बन रहा है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। क्या बना है, एक तो सोडियम क्लोराइड, जानते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं नमक को। किसको, नमक को। ये क्या बना है, बेरियम सल्फेट। क्या बना है, बेरियम सल्फेट, ठीक है ना। और अभिक्रिया बैलेंस के लिए यहाँ पर क्या लगा देना, 2 लगा देना। क्या लगा देना, 2। आई बात समझ में। अभिक्रिया बैलेंस के लिए क्या लगा देंगे, NaCl के आगे 2 लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या बना, बेरियम सल्फेट बना। और क्या बना, सोडियम क्लोराइड। Na2SO4 को आप जानते हैं ये क्या होता है, सोडियम सल्फेट, जिसको कि हमने परख नली किस में लिया, ए में। किस में लिया, ए में। और BaCl2 जो है क्या है, बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड। इसको किस में लिया हमने, परख नली किस में लिया, बी में लिया। किस में लिया, परख नली बी में। क्लियर। और दोनों क्या किया हमने, मिलाया तो हमने देखा उत्पाद के रूप में। किसके रूप में, उत्पाद के रूप में हमें एक श्वेत रंग। तो बेरियम सल्फेट होता है कैसे रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है। श्वेत रंग का क्या हुआ, एक पदार्थ का क्या हुआ, निर्माण हुआ। कैसे रंग के, श्वेत रंग के पदार्थ का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जो कि जल में कैसा होता है, अविलेय। कैसा होता है, जल में कैसा होता है, अविलेय। और जो जल में अविलेय होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, अपक्षेप के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, अपक्षेप। अपक्षेप का मतलब होता है, अपक्षेप जो होती हैं, अशुद्धियाँ जो होती हैं ना, ठोस पदार्थ होते हैं, ये हमेशा किसी पात्र की तली जो होती है ना, तली में क्या होते हैं, बैठते हैं। तली में क्या होते हैं, बैठते हैं। यानी जो अपक्षेप होते हैं, परख नली हो चाहे कोई भी पात्र, उसकी तली में क्या हो जाते हैं, नीचे तली में जाकर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। क्लियर। तो आप ध्यान देना, समझना, गौर फरमाना कि बेरियम सल्फेट कैसे रंग का है, श्वेत रंग का पदार्थ है। कैसे रंग का है, श्वेत रंग का पदार्थ है, ठीक है ना। जो जल में कैसा होता है, अविलेय। और इस अविलेय पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। आई बात समझ में। ये तो हो गई आपकी
क्रियाकलाप वाली बात, और बात चल रही थी द्विविस्थापन पर। किस पर चल रही थी प्रिय छात्राओं? द्विविस्थापन की। भाई द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो गौर देना, समझना, द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से। तो देखिए द्विविस्थापन मतलब मैंने ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कह देते हैं उसे प्रिय छात्राओं? द्विविस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए वास्तव में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुनिए कि भाई यहाँ पर देखिए Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और यहाँ पर क्या लिया था दूसरी परत में? बेरियम क्लोराइड। क्या लिया था? बेरियम क्लोराइड। अब देखिए भाई सोडियम सल्फेट, इसकी संयोजकता किसमें होती है? +1 होती है। कितनी होती है? 1। और SO4 की कितनी होती है? SO4 जो होता है यानी बहुपरमाणु जो आयन का उदाहरण है, मूलक का उदाहरण है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? -2। कितनी होती है? -2। बेरियम की कितनी होती है? +2। और क्लोरीन कितनी होती है? -1। कितनी होती है? -1। तो आप तो शाब्दिक वे में ये समझो, एक देसी भाषा में समझो कि भाई एक अभिकारक का प्लस दूसरे अभिकारक के किससे? माइनस से जुड़ता है, माइनस संयोजकता वाले से जुड़ता है। आ रही बात समझ? एक अभिकारक जो है, एक अभिकारक का जो क्या है अपना, यानी एक अभिकारक का जो मूलक है, धन वाला जो मूलक है, वो दूसरे अभिकारक के ऋण मूलक वाले से क्या होता है? जुड़ता है। तो देखो इसका धन और इसके ऋण वाले से जुड़ा है, तो क्या बना दिया? NaCl। भाई इसकी संयोजकता प्लस में और इसकी माइनस में, तो क्या बना दिया? NaCl। आई बात समझ में? और इसका देखो पहले अभिकारक का जो मूलक है, पहले अभिकारक का जो क्या है? मूलक है। आ रही बात समझ? पहले अभिकारक का जो मूलक है ना, मूलक कौन सा? ऋणायन वाला मूलक है, ऋण मूलक है, वो दूसरे अभिकारक के धन मूलक से जुड़ रहा है। देखो BaSO4। आई बात समझ में? भाई देखो Na संयोजकता किसमें होती है? प्लस में, और Cl किसमें होती है? माइनस में। और जब अणु सूत्र का निर्माण होता है, मैंने बताया इसकी संयोजकता भाई इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे, और मैंने आपको समझाया था ऋण प्लस वालों को हम पहले लिखते हैं, ऋण वालों को बाद में। तो क्या बन गया? NaCl। इसी प्रकार इसमें देखो भाई SO4 की संयोजकता किसमें? -2 में, और Ba की किसमें? +2 में, और इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे। और मैंने बताया था जिनकी संयोजकता प्लस में होती है उनको क्या लिखते हैं? पहले, और संयोजकता कैसी है? बराबर। तो आपस में क्या हो जाएंगी? क्रॉस। तो क्या बना देंगे? BaSO4, बेरियम सल्फेट का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। आई बात समझ में? सीधा सा समझो भाई, एक अभिकारक का प्लस दूसरे अभिकारक के माइनस वाले मूलक से क्या होता है? जुड़ता है। और पहले अभिकारक का जो क्या है? ऋण मूलक है, वो दूसरे अभिकारक के प्लस वाले से जुड़ता है। तो परस्पर आयनों की अदला बदली हो रही है कि नहीं हो रही है? अभिकारकों बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस। तो देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रिय छात्राओं, ये हो गया आपका द्विविस्थापन। भाई एक का यानी एक अभिकारक का जो धन मूलक होता है ना, वो दूसरे अभिकारक के ऋण मूलक के साथ क्या होता है? जुड़ता है। और पहले अभिकारक का जो ऋण मूलक होता है, वो दूसरे अभिकारक के धन मूलक के साथ क्या होता है? जुड़ता है। भाई एक मूल अभिकारक का प्लस, दूसरे अभिकारक का माइनस, एक अभिकारक का माइनस, दूसरे अभिकारक का क्या? प्लस के साथ आपस में जुड़ रहा है। तो आयनों की क्या हो जाती है? अदला बदली हो जाती है। आयनों का क्या हो जाता है? आयनों का क्या हो जाता है? आदान प्रदान हो जाता है। उसे हम द्विविस्थापन कहते हैं। और ये बात अगर अच्छी तरह से समझ में आ गई हो तो कमेंट्स करके बताना कि सर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो यहाँ पर मैंने आपको एक बात और बताई है कि जब सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बना रहे हैं? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का निर्माण कर रहे हैं। और बेरियम सल्फेट कैसे रंग का होता है? श्वेत रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? श्वेत।
और श्वेत रंग का जो पदार्थ बनता है ना, ये जल में कैसा होता है, अविलेय, और जो जल में अविलेय होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। आई बात समझ, क्या कहते हैं, अवक्षेप। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देना, समझना। एक अभिक्रिया और बन गई यहाँ पर, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो तुम्हारी समझ में आनी चाहिए ये बात कि भाई अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। और मैं बता रहा हूँ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है प्रिय छात्राओं, अवक्षेप का। किसका, अवक्षेप का। अवक्षेप जानते हैं कि जो जल में कैसा होता है, अविलेय, उससे हम अवक्षेप के नाम से जानते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आ रही है बात समझ, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। प्रश्न बनता है कि भाई अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण का मतलब जानते हैं कि जो जल में कैसा होता है, जो जल में कैसा होता है, अघुलनशील होता है। जल में कैसा होता है, अघुलनशील। आई बात समझ में, क्लियर। जो जल में अघुलनशील होता है, जल में अविलेय होता है, उसे हम अवक्षेप के नाम से जानते हैं। जैसे कि ऊपर की जो अभिक्रिया मैंने दे रखी है, ऊपर जो अभिक्रिया लिख रही है, इसमें बेरियम सल्फेट जो श्वेत रंग का पदार्थ होता है ना, ये श्वेत रंग का पदार्थ होता है ना बेरियम सल्फेट, ये जल में कैसा होता है, अविलेय होता है। जल में कैसा होता है, अविलेय होता है। आयुवासन। और जो पदार्थ जल में अविलेय होता है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। तो ये आपकी अभिक्रिया कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अवक्षेप कौन सी है, अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी, अवक्षेपण अभिक्रिया। नंबर तीसरी बात, उन अध्यापकों के लिए जो हमारी वीडियो देखते हैं, ठीक है ना, जो हमारी वीडियो देखते हैं, जो अध्यापक और अन्यत्र दूसरे विद्यालयों में पढ़ाते हैं, और वो वीडियो को मैंने देखा है, एक दो अध्यापक ऐसे हैं जो डिसलाइक कर देते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो इस तरह की वीडियो बना के तो बताएं, इस तरह का बच्चों को पढ़ा के तो बताएं। आई बात में तब पता चलता है उनकी क्वालिटी का और हमारी क्वालिटी का कि कैसी क्वालिटी है। वो एक बार इस तरह की वीडियो बनाएं तो सही, बच्चों को इस तरह बताएं तो सही कि हम भी तो देखें वो किस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनके लिए मेरा ये संदेश। चलिए प्रिय छात्राओं, आई बात में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। और इसमें उसने एक उदाहरण और दिया है, समझाया है कि भाई अगर आपने क्रियाकलाप 1.2 यानी क्रियाकलाप 1.2 पर 1.2 पर ध्यान दीजिए। उसने एक कोष्टक के अंदर क्रियाकलाप दे रखा है और पूछ रहा है कि भाई इस पर क्या दीजिए, आप ध्यान दीजिए। तो सुनिए, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, गौर देना। क्रियाकलाप 1.2 ध्यान दीजिए। क्रियाकलाप 1.2 को क्या दीजिए, ध्यान दीजिए और समझिए क्रियाकलाप 1.2 क्या था। फिर वही था कि भाई एक परखनली में क्या लेते हैं हम, लेड नाइट्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं, लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस। एक परखनली में क्या ले लिया हमने, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। क्या हो गया ये, लेड नाइट्रेट। क्लियर। और दूसरी परखनली में क्या लिया था हमने, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki। क्या लिया था हमने, Ki। और अभिक्रिया के बाद ये बनाते हैं PbI2 प्लस KNO3। आई बात समझे, PB यानी ये क्या हो गया, लेड नाइट्रेट। ध्यान देना, क्या हो गया, लेड नाइट्रेट। यानी एक परखनली में हमने यानी क्रियाकलाप
1.2 को याद कीजिए कि भाई एक परख नली में हमने क्या लिया था, लेड नाइट्रेट लिया था। क्या लिया था, लेड नाइट्रेट, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस। आई बात समझ में, क्लियर, आई बात समझ में। और दूसरे में क्या लिया था हमने, पोटेशियम क्या लिया था, आयोडाइड। क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये अभिक्रिया करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लेड आयोडाइड। क्या बनाते हैं, लेड आयोडाइड, यानी PbI2 बोलते हैं, लेड आयोडाइड। आई बात समझ में। और क्या बना देते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बना देते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। आ रही है बात समझ में, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड। क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर। ये था आपका क्रियाकलाप 1.2। बैलेंस के लिए अब क्रिया को यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2। और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, बैलेंस के लिए 2। क्लियर। LHS बराबर RHS। क्लियर। तो देखिए एक परख नली में लेड क्या लिया था हमने, लेड नाइट्रेट लिया था। दूसरी परख नली में क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड लिया था। और दोनों परख नलियों के विलयनों को जो हमने आपस में क्या कर दिया था, मिला दिया था। तो मिलाने के बाद क्या बना था, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम क्या बना था, नाइट्रेट का निर्माण हुआ था। तो वो हमसे प्रश्न कर रहा है यहाँ पर, आपके ध्यान देना क्रियाकलाप कोष्टक के अंदर पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 13 पर, कि भाई अवक्षेप जो है, क्या अवक्षेप किस रंग का है, अवक्षेप किस रंग का है। तो देखना जो अवक्षेप है ना, PbI2 जो बनाए, लेड आयोडाइड बनाए ना, ये अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप। और अवक्षेप किसे कहते हैं, कि जो जल में कैसा होता है, अविलेय होता है। जल में कैसा होता है, अविलेय, ये अवक्षेप है। ध्यान देना, क्या है, अवक्षेप। लेड आयोडाइड क्या है, अवक्षेप है। अवक्षेप कैसे कहते हैं, जो जल में कैसा होता है, अविलेय या अघुलनशील। तो ये जो होता है पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, पीले रंग का। यानी लेड आयोडाइड कैसा होता है, पीले रंग का होता है, पीला रंग होता है इसका। आई बात समझ में। तो पीले रंग का क्या बनाता है, पीले रंग का क्या बनाता है, अवक्षेप का क्या करता है, निर्माण करता है। कैसे रंग का, प्रिय छात्र छात्राओं, पीले रंग का। कैसे रंग का, पीले रंग का। आ रही है बात समझ में, अरे आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो ध्यान से समझना, कैसे रंग का, पीले रंग का, ठीक है ना। तो कैसा बना, ये पीले रंग का क्या बन गया, अवक्षेप बन गया। क्लियर। फिर पूछ रहा है क्या अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं। तो मैंने बताया है भाई, अवक्षेपित यौगिक का नाम आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। अवक्षेपित यौगिक का नाम क्या है, अवक्षेपित यौगिक का नाम है क्या, लेड आयोडाइड। क्या है, लेड आयोडाइड है कि नहीं है। यानी अवक्षेपित यौगिक का नाम क्या है, लेड आयोडाइड। आयो समय। और लेड आयोडाइड कैसे रंग का होता है, पीले रंग का। अवक्षेप क्यों है, क्योंकि जल में कैसा होता है, अविलेय। जल में कैसा होता है, अविलेय। और आप जानते हो जल में अविलेय पदार्थ होता है, उससे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है, उससे क्या बोल देते हैं, अवक्षेपण। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का, अवक्षेपण अभिक्रिया का भी क्या है, उदाहरण है। आई बात समझ में। और फिर कह रहा है क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, वो लिख रहा है आपके में, क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो मैं कह रहा हूं ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। क्यों, क्योंकि इसमें भी परस्पर अभिकारकों के बीच आयनों का क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। कैसे, आप जानते हैं Pb की जो संयोजकता होती है कितनी होती है, +2। कितनी होती है, +2। Pb की संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है। कितनी होती है, +2। कितनी होती है, +2 होती है। आई बात समझ में, कितनी होती है, +2। ठीक है ना, कितनी होती है, +2 होती है। ठीक है ना। और नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट इसकी होती है -1 होती है। पोटेशियम की +1 और आयोडीन जो होती है, आयोडाइड, उसकी कितनी होती है, -। तो देखिए भाई, इसका प्लस इसका माइनस। देखो एक अभिकारक का प्लस दूसरे अभिकारक के माइनस के साथ जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, जुड़ रहा है। तो क्या बना रहा है, PbI2। देखो Pb की संयोजकता +2 और आयोडीन जो है, आयोडाइड, इसकी कितनी है, -। तो इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे। तो क्या बना दिया, PbI2। और मैंने क्या लिखा है, PbI2 यानी लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड जो होता है पीले रंग का क्या होता है, अवक्षेप होता है। क्यों, ये जल में कैसा होता है, अघुलनशील। और वह रासायनिक क्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे देखिए,
इसका क्या बचा यहाँ पर NO3, पहले अभिकारक में क्या बचा है NO3, और NO3 नाइट्रेट जो होता है ऋण मूलक होता है, कैसा है ऋण मूलक, ठीक है ना। इसकी संयोजकता किसमें होती है -1, और पोटेशियम किसमें होती है +1, इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे। और आप जानते हैं प्लस, जिनकी संयोजकता प्लस होती है या जो धातु होते हैं वो पहले लिखते हैं, तो देखो KNO3, तो देखिए क्या बन गया पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पर क्या बना था लेड आयोडाइड। तो देखो एक अभिकारक का प्लस दूसरे अभिकारक के किससे जुड़ रहा है माइनस के साथ जुड़ रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है माइनस के साथ जुड़ रहा है, माइनस वाले ऋण मूलक के साथ जुड़ रहा है। और एक अभिकारक का जो माइनस है, माइनस मूलक है, वो दूसरे अभिकारक के प्लस के साथ जुड़ रहा है। और मैंने बताया था ऐसी रासायनिक जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। कौन सी अपक्रिया नाम से, द्विविस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। और जहां पर अवक्षेप का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है अवक्षेप का, उससे हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो पहली वाली अपक्रिया में भी अवक्षेप का निर्माण हुआ था और इसमें लेड आयोडाइड है, ये भी अवक्षेप का क्या कर रहा है निर्माण कर रहा है। आई बात समझ में। तो आपके आज मैंने दो अपक्रियाएं, अवक्षेपण अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में पूरा विस्तार से समझाया और इससे संबंधित जो क्रियाकलाप थे वो भी मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। जितने भी फ्रेंड हैं, आपके मित्र हैं, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो। जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और अधिक से अधिक आप घर पर मेहनत कीजिए। अगली जो अपक्रिया है आपके सिलेबस में वो है उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। तो नेक्स्ट अगली क्लास में आपके लिए उपचयन और अपचयन के बारे में बताएंगे। तब तक आप दो अपक्रियाएं मैंने बताई हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया और दूसरी कौन सी है अपनी अवक्षेपण अपक्रिया। दोनों को अपनी रफ कॉपी में अच्छी तरह से नोट करना, समझना, याद करना और पढ़ना। क्लियर? ओके, थैंक्स, धन्यवाद।